हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 50 डेज़ मेंस प्लानर सीरीज़ जो 66th मेंस मुख्य परीक्षा के लिए शुरू कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस द्वारा, उसके तहत 9वें प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। परफेक्शन आईएएस 66th BPSC मेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं। उससे जुड़ने के लिए आप अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के 9वें प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न जो है वो बाइलैंग्वेज है। पहला हाफ हिंदी में है और दूसरा हाफ अंग्रेज़ी माध्यम है। अंग्रेज़ी माध्यमों के विद्यार्थी से अनुरोध है कि वो दूसरे हाफ से इस पर स्किप करके फिर इसे देखें। पहला प्रश्न देखते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है। अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय घाटे का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने की विधियों का विश्लेषण करें और इसे समेकन के उपाय भी सुझाव दें। यानी कि इस प्रश्न में सारे के सारे फैक्टर्स और सारे के सारे आंसर्स को बहुत ही फॉर्मलाइज तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ये टेक्निकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिन प्रश्नों को सीधा सीधा पूछा गया है उसी के उत्तर हमें स्ट्रक्चर वाइज फॉर्म में कर देंगे और यही हमारा आंसर का इसमें स्ट्रक्चर होगा। इस तरह के इकोनॉमी या साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर के जो इंट्रोडक्शन होते हैं वो डायरेक्ट डेफिनेशन से शुरू करने में ज़्यादा उचित होता है। तो इस पर हम सीधा ये डिफाइन करेंगे कि राजकोषीय घाटा जो है वो क्या चीज़ है। तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल आय यानी कि जो के बीच का अंतर है। यानी कि जितना वो खर्च कर रहे हैं और जितना उनको पैसा आ रहा है, यानी कि एक तरह से आप समझिए। और क्या करते हैं कि उतना जितना इनका खर्च है उतना अगर इनकी आय नहीं है तो वो बाहर से उधारी लेते हैं और जितना वो उधार लेते हैं उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 2021-22 में बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे का जो संशोधित अनुमान पेश किया है वो वर्ष 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है, जबकि 2021-22 के लिए वह 6.8% होने का अनुमान है। जबकि NK सिंह कमेटी द्वारा जो FRBM एक्ट आया गया था उसके तहत इसे 3% के अंदर रखना का एक कानून था, एक नियम था कि जो सकल राजकोषीय घाटा है वो 3 GDP के 3% के अंदर ही रहना चाहिए अगर आपको GDP को स्टेबल बनाना है। लेकिन क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत से आर्थिक नुकसान हुए, बहुत से अलग अलग पैकेज चलाए जा रहे हैं, बहुत सारा उधार हो गया और इसी वजह से हमने राजकोषीय घाटा जो हमारा पहले 9.5% हो गया था और अब जिसका अनुमान है कि ये आने वाले जो इस वित्त वर्ष में 2021-22 में यह 6.8% यानी कि 6.8% होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सब्सिडी, जो सरकार जो है जो भी सब्सिडियां देती हैं उसमें बढ़ोतरी होने के कारण सरकार को आय से अधिक उधार लेना पड़ता है। फिर इसकी वजह से उन सब्सिडियों पे जो पैसा वो लेती हैं, वो कर्ज लेती हैं, उन पर उनको ब्याज देना होता है। वो ब्याज फिर उसके बाद डिफेंस में हम खर्चा करें। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के होने की वजह से हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक यूनिट्स हैं, ठीक है, जो सरकारी इंडस्ट्रियाज़ हैं सरकारी उपयोग में, वह उतना अच्छा मार्गदर्शन, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं बनिस्बत के जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से उसमें भी नुकसान होते हैं। टैक्स इवेजन, जो टैक्सों में चोरी होती है। रेवेन्यू जो मोबिलाइजेशन है वो ठीक तरह से नहीं आ सकता है। करप्शन है, सिस्टम बराबर ठीक से नहीं, जो राजस्व आता है उसका मोबिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है और उसके लिए और से अधिक कर्ज लेना पड़ता है, उन कर्ज का कर्ज चुकाना पड़ता है। तो कर्ज लिया, कर्ज पर फिर इंटरेस्ट चुकाया, उस पर ब्याज, उसको ब्याज चुकाने के लिए फिर से कर्ज लिया और इसी तरह से जो राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है। और ये सारे का सारा जो सरकारी जो इस तरह के अनप्रोडक्टिव, ठीक है, गैर निष्पादनकारी जो चीज़ें होती हैं उस पर भी खर्च बढ़ता रहता है और ये सारे कारण हैं जो राजकोषीय घाटा यानी जो फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता है। प्रोत्साहन व्यय, अब इस वर्ष जो है राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ा है उसको हम देख लेते हैं। तो जो प्रोत्साहन व्यय खास करके जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज वगैरह हो गया, उस पर अलग से चीज़ें लाई गई हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस पर अलग से चीज़ें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अलग अलग जो प्रोत्साहन व्यय कर दिए गए हैं, तो वो सारा का सारा क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था भी आगे नहीं चल रही
और क्योंकि अर्थव्यवस्था में भी नुकसान हो रहा है और ऊपर से हमें खर्च भी और ज़्यादा करना पड़ा, तो हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो आने वाले समय में खास करके दूसरी और तीसरी वेव के बाद ये 9% क्या, ये लगता है कि 11 से 12% तक, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यह राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 11 से 12% तक जाने की संभावना है। और कल्याणकारी जो वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया, मनरेगा योजना हो गया, ठीक है, टारगेटेड योजना हो गया, किसी गरीब बच्चों का या अल्पसंख्यकों के सब्सिडी स्कीम हो गई, स्कॉलरशिप स्कीम हो गई, इन पर खर्च के कारण बढ़ते हैं, रक्षा में खर्च के कारण बढ़ते हैं। और अब इसमें अर्थव्यवस्था में जो राजकीय घाटे होते हैं उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि जब उधारी आपकी बढ़ रही होगी तो आपकी अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, और उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। क्योंकि हम कर्ज और ज़्यादा लेते जा रहे हैं, तो जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की जो करेंसी है रुपया, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हमारे कर्ज जितना ज़्यादा होगा रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले उतनी गिर जाएगी, और जितने रुपये की वैल्यू गिरती रहेगी, पैसा जितना नीचे गिरेगा, मुद्रास्फीति उतनी ही बढ़ जाएगी, यानी महंगाई जो है वो उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, इससे बहिष्करण का भी प्रभाव पड़ता है। राजकीय घाटे से निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आती है, क्योंकि सरकार जो है अधिकांश नकदी खुद उधार ले लेती है, और जो निजी क्षेत्र में नकदी की कमी होने के कारण इकोनॉमी और इनफ्लो, कैश का इनफ्लो नहीं हो पाता है, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा आती है। ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है, तो जब ब्याज दर में वृद्धि होती है तो जो छोटे वर्ग के कामदार होते हैं, छोटे मजदूर होते हैं, छोटे व्यवसायी होते हैं, उनको नगद पैसा नहीं मिल पाता है, जिससे जो छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर, अलग अलग ग्रामीण स्तर पर या टाउन शहर पर, यानी कि जो मध्यवर्ती शहर है, उन क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधि चलनी चाहिए वो किसी ब्याज दर में वृद्धि के कारण उन्हें ब्याज नहीं मिल पाते हैं, या ब्याज दर ज़्यादा होने के कारण वो ब्याज लेते नहीं हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो ठीक तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, और फिर एक ऋण का जाल तो होता ही है। इसको आप फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं कि घाटे का वित्त पोषण करने के लिए उधारी लेते हैं, और फिर उस उच्च ब्याज दर होती है, जिससे ब्याज का भुगतान करने के लिए फिर अधिक उधारी लेते हैं, और इसी तरह से एक जो है विशियस साइकिल चलता है, जो कि आगे चलकर राजकोषीय घाटे को और बढ़ा देता है, और जो कि भारत के या किसी भी देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, और इससे आगे चलकर दोहरा घाटा होता है। यानी कि एक तो चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड है, और दूसरा राजकीय घाटा, यह दोनों मिलाकर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुँचाते हैं। भारत की क्रेडिट रेटिंग, अब जितनी ज़्यादा आपकी उधारी बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग, जो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी रेटिंग है, मूडीज़ हो गई, फिंच हो गई, ऐसी जो संस्थाएं हैं वो रेटिंग्स देती हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, उसमें गिरावट आती है, जिसके कारण यह होता है कि जो बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो भी हमारी ख़राब रेटिंग होने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और फर्दर जो बाहर से जो पैसा आता है, निवेश में जो पैसा आता है, वो पैसा नहीं लगता है, और भारत के जो लोकल इकोनॉमिक्स है, लोकल जो लोग हैं, लोकल व्यवसाय हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कल कारखाने हैं, उनमें जो निवेश का पैसा न लगने के कारण उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, और इसमें भी कमी आती है। अब इसके वित्त पोषण करने के प्रमुख दो स्रोत हैं। पहला है उधारी। अब ये उधारी कहाँ से आती है, तो एक तो होती है आंतरिक उधारी, यानी कि जो आंतरिक वाणिज्यिक बैंक है उनसे, सरकारी प्रतिभूतियों से, आरबीआई के राजकोषीय बिल से, और बाह्य यानी कि आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक, विदेशी बैंकों और सरकारों से इत्यादि से। अब मुद्रास्फीति द्वारा राजकोषीय घाटे का जो वित्तपोषण होता है, तो पहला क्या होता है कि घाटे का प्रत्यक्ष जो मुद्रीकरण, यानी कि जितना आपका घाटा हुआ इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। घाटे को आप मुद्रीकरण करके कम करेंगे तो आपकी मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, और जिससे मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण हो जाता है, और आगे चल के जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय रुपये की वैल्यू और गिर जाती है, ताकि जिससे हमारे को, और जो हमारे देश की कंपनियां हैं, देश की इकाई हैं, देश की इकाइयां जो बाहर निर्यात करती हैं, उन्हें भी कम मूल्य प्राप्त होता है, जो कि हमारे लिए आगे चलकर अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही कदम नहीं होता। और इसी सब को देखते हुए 2003 में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBM एक्ट लाया गया था, और उसमें सुधार, उसमें ये कहा गया था कि 3% के ऊपर जो है वो राजकोषीय घाटा नहीं होगा। लेकिन इस बजट चालू 2020 में जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एनके सिंह की अध्यक्षता में इसको फिर से इस पर रिव्यू की गया, समीक्षा की गई, और उन्होंने कहा
कि 3% जो है वो राजकीय घाटा फिर से, यानी कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 3% ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पेंडेमिक आया तो यह जो है वो 3% से बढ़ के 9.5% हो गया, और आने वाले वर्ष में भी अनुमान है कि यह 6 पॉइंट यानी कि 8%, 7% हो सकता है। लेकिन कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए कुछ अर्थशास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह 12% तक जा सकता है। यानी कि अगर हम देश में कुल 100 रुपया का चीज़ और वस्तुएं बनाते हैं, उसमें से 12 रुपया तो केवल हम कर्ज लेकर लिए हैं, या 12 रुपया हमारे ऊपर कर्ज है। यह अगर आपको सीधी भाषा में अगर समझना हो तो समझ सकते हैं। अब जो है वो सकल राजकोषीय घाटे को लक्षित करना चाहिए, और कम कैसे करेंगे, क्या किन कारणों से इसके कम कर सकते हैं या किन कारणों से इसे मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि सब्सिडियों का जो है वो बेहतर लक्ष्यीकरण, जिसे कहते हैं टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द सब्सिडीज़। ठीक है, किन व्यक्तियों को सब्सिडी मिला है। सब्सिडी में कभी कभी उन व्यक्तियों, उन वर्गों को भी सब्सिडी मिल जाती है जिन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है, और जिससे इस धन का जो है वो अत्यधिक व्यय हो जाता है और इसका कोई लाभ भी नहीं होता। तो इस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और बेहतर लक्ष्यीकरण की ओर आगे बढ़ना है। कर का आधार बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में एक, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत कम जीडीपी में केवल 9.9%, यानी कि देश में कुल जितनी भी सेवाएं और वस्तुएं बनती हैं उसके कुल मूल्य में केवल आप समझिए कि 10 रुपये ही कर से आता है, जो कि बहुत कम है। OECD और जैसे देशों में ये 35% तक है। जापान, सिंगापुर, जो भी बड़े बड़े आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें कभी 40% तक, 45% तक है। लेकिन भारत में बहुत कम है और इसे सुधारने की आवश्यकता है। बहुत कम लोग कर देते हैं, और जो देते भी हैं वो छुपा कर, दबा कर, और इसलिए कर सुधारों की अति आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो कर देने योग्य है उसे कर दिया पड़े, ना दे तो उसके लिए कड़ा कराधान हो, इस तरह के नियम बनाने की अति आवश्यकता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि आधार से पैन कार्ड को लिंक करना, उससे फिर बैंक अकाउंट को लिंक करना, और चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। और ये आगे चलकर जितना सुगम होगा, जितना ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस सरकार के पास होगा, उतना ज़्यादा हमारा जो कर का बेस है वो बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कर की वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा जो है चीज़ों की कर का रेट भी कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा लोग कर देंगे उतना कम हो जाएगा कर का रेट, और अगर कम लोग कर देंगे तो कर का रेट ज़्यादा हो जाएगा। यह जो है एक ग्लोबल परिदृश्य है। उच्च आर्थिक समृद्धि की सार्वभौमिक मूलभूत आय, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लाने की ज़रूरत है। और बहुत से अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि जितनी भी ये सब्सिडियाँ आप दे रहे हैं उन सबको हटाकर एक सार्वभौमिक मूल्य आय का कॉन्सेप्ट लाए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, और जो निश्चित, जो टारगेटेड व्यक्ति है, लक्षित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को केवल और केवल सब्सिडी मिले, ताकि जो धन का जो व्यय हो रहा है वो अत्यधिक व्यय और निर्मूलन, यानी कि अकारण व्यय जो है वो ना हो, इस पर बचाया जाएगा। और इस पर हम निष्कर्ष दे सकते हैं कि बेहतर आर्थिक प्रबंधन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय घाटे को साथ अन्य कारकों के उपाय पर विचार करना जाना चाहिए, क्योंकि अति आवश्यक है। इस पर अगर विचार नहीं किया गया तो ये आगे चलकर अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचा सकता है। भारत को राजकोषीय प्रबंधन पर काम करने की अति आवश्यकता है, ज़रूरत है। और अगर हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बननी है तो हमें इसे 3% के अंदर ही रखना होगा आने वाले कुछ समय में, जबकि ये अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रही। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, अब इसके अंग्रेजी वर्जन को देख लेते हैं। What is fiscal deficit? What are the impacts of fiscal deficit on an economy? Also discuss the way to finance the fiscal deficit and suggest some measures for the fiscal consolidation. So the question is being divided into 3 or 4 different parts. First is the fiscal deficit and its impact on the economy, and the way to finance the fiscal deficit, as well as some measures for its consolidation. So we'll start directly with defining what is fiscal deficit. The questions like science and technology and economics, if they are technical in nature, the answer should be defining one and straight to the point, irrespective of any background or pretext. If there is something current that you can link, please kindly link into the introduction. Otherwise, there is no need to link such in the introduction part. We'll directly define what is fiscal deficit. So it is nothing but a difference between the government's total expenditure and its total receipts. So difference between the receipts and the expenditure, which is in the form of borrowing, and it can be said that it is reflective of the total borrowing of the government. So in order to maintain the expenditure, when the receipts are less, government borrows some amount of money, and that borrowed amount of money is known as nothing but the fiscal deficit. For the year 2021, it was 9.5% due to the GDP or due to the COVID-19 pandemic.
Further, it has been estimated that it will be 6.8% in the 2021-22, but this estimation was pre the second wave of the COVID-19, and many of the economists after the second and third wave of the COVID-19 are actually destined, or they are in the way and method to predict that it will be near about 12 to 13% in the coming future. Now we'll see what are the basic reasons for the deficit findings. So it is first is increase in subsidies, and due to the increase in subsidy there is increase in the interest payment, because for getting subsidy we need to take loans, and for that loans we need to pay interest. And another is defense expenditure. With the virtue of two different neighbors on the east and western side, the China and Pakistan, our defense expenditure has to be maintained at a certain level, and then also increases in the borrowing, which also is subsided by, or kind of supplemented by, the poor performance of the public sector enterprises and tax evasion, work revenue mobilization, and finally all these things led to huge borrowings, and then again huge borrowing will lead to more payment of interest. Again more payment of interest will require another huge borrowings, and the complete cycle goes on, and this leads to unproductive expenditure by the government, which nothing but also increases the fiscal deficit in the Indian economy. Now what are the ways? So first is the stimulus spending. So these are the, what are the reasons for the increase in the fiscal deficits? First is the stimulus spending. In order to spend for the different public programs and different another programs like Atmanirbhar Bharat package or PM Swanidhi Yojana, etc., are actually increasing the fiscal spending due to the lack of economic development in the COVID-19 term, and still we have to invest and we have to expend a lot of money in the vaccination program, healthcare program, oxygen management program, and that is increasing the fiscal deficit in the coming financial year. Expenditure on the welfare schemes, defense expenditure, etc., includes the more and more fiscal deficit in the economy. Now what are the causes or negative impacts of the fiscal exemption? So first is inflation. The more you borrow, the less the goes down the value of the money, and when the value of the money goes down, inflation is bound to increase. Crowding out effect. More the money, more the cash is been taken by the government, more the loan has been sucked by the government, there is less cash in the economy or money in the market to be given to the loan to the different persons or small sectors or medium sector economies so that they can run, but there is not happening because all the money has been sucked by the government and there is no money in the market. So the medium and small enterprises in the rural sector, the town sector does not get enough money to carry on their businesses, and then further economies get down. Increases in the interest rate, and when there is an increase in the interest rate, again there is not financial or fiscal stimulus in the lower strata of the rural areas and the semi-urban areas, and that leads to various debt track cycles. So borrowing to finance the deficit. So if having a deficit in the budget, you need to borrow it. Again, due to having the borrowing, you have to pay high interest rate, and again in order to pay the interest you further have to borrow, and that leads to further borrowing. So more interest, more borrowing. In order to pay interest you need to borrow more, and then further it leads to more and more borrowing, and the vicious cycle of fiscal deficit that also leads to the twin deficits of current account deficits in the balance of payment sector as well as the increase in the physical deficit together. It also further downgrades the Indian credit rating by the various agencies, which leads to the various interesting movements as well as decline in the foreign investment, because the rating agencies like Moody's and Fitch downgrade our ratings of the economy, and with such lower ratings there is a decline in the foreign investments for FDIs, FII, FPIs, which further decreases the money available to the manufacturing sector, industrial sector, and that is further downgrading the economic development and the GDP growth in the country. Now there are possibly two major sources to finance this fiscal deficit. First is borrowing, and the borrowing can be of two types, internal and external. Internal is from the commercial banks, government securities, treasury bills from the RBI. Similarly, from external sectors like International Monetary Fund, World Bank, foreign governments, ADB, Asian Development Banks, new development banks, etc. and etc.
Now deficit financing by the monetization, so we can monetize more and more printing, and we can increase the cash flow in the economy, print our currency in order to monetize. But the problem with that is, when we increase our currency in order to deficit our financing, or in order to deficit our fiscal deficit, what happens? In order to finance our fiscal deficit, what happens? It actually downgrades the value for money as against the dollar, which is a negative, or which has an adverse effect our Indian exports. So when the value of rupee is actually downgrading, it creates a negative impact our export sector, and that is why it is more and more harmful. So as per the FRBM Act, Financial Responsibility and Budget Management Act, it mandated a cap of 3% of fiscal deficit, and it was further reviewed by Mr. N.K. Singh in the March 2020. It also maintained that there should be a 3% of the GDP up to this year, but due to the COVID-19 pandemic, the government had to spend more and more money, and then the borrowings increased, and which led to currently 6.8% of the fiscal deficit, which has been estimated, but it is going to rise up to 12 to 13% in the coming budget year, that we will see. Now, how we are going to manage these deficits? The first is a better targeting of the subsidies. So subsidies which are actually unflowed, and they flows in the unscrupulous manners, unplanned manner, and the loss and the lack of infrastructure, lack of medical reports, or lack of financial records makes it the subsidies flowing, and drain of subsidies into unuseful and unproductive use of the subsidies, which is a huge burden on the government. Similarly, we need to increase our tax base. India is a non-tax compliant society because the tax to GDP ratio is very less. It's one of the lowest. It is 9.9%, and other countries of the European Union or OECD or even US, it is more than 35%, some the 40%, Singapore has 50%, and that is why we need to increase more and more of tax base, and then we will get the actual rate, and then the revenue will be increasing, and when the revenue will increase, we will have to less to borrow, and our borrowings will go down significantly. We need to do a higher economic growth as well. And finally, the time has come, many economists say that we need to move towards the universal basic income, that is the direct benefit transfer to the selected sections, and so thus there will be a limit and a check in the unuseful use, unproductive use of the subsidies, and money will be hand in the hands of the poor, and then it will rotate in the economy, and the more amount, and the formula of M1 into V1, money and its velocity, the more money will circulate in an economy, more value it will create and relate to an economic development in the country. And finally, we'll conclude, in order to get a 5 trillion economy by the end of 2030, India needs to bring down its financial or fiscal deficit by 3% or even less than 3%. But in the recent time, due to the COVID-19 pandemic, it is not a goal, or it is not a goal that is easy to reach. So this was all for today's video. We'll see you in the next video number 10. Till then, stay home, stay safe, and take care of yourself.